आप हैं एसएस स्टडी पॉइंट में संजय सर के साथ। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 की पहला चैप्टर साइंस का। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या हैं? भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? प्रेक्षण, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस में उत्सर्जन। आगे चलते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दो अभिकारक हैं और ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस रासायनिक अभिक्रिया है। ये अभिकारक हैं, ये लिखा है यहाँ अभिकारक, और ये उत्पाद हैं जो नए बने हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या, और इसको इस तरीके से लिखना चिन्ह या प्रतीकों के रूप में, इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण को तत्वों या प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे भौतिक अवस्थाएं क्या, अभी आगे हम बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ऐसा तीर का निशान होता है, उसके ऊपर जो उत्प्रेरक या ताप दाब जो होता है उसको लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? ये हमारी रासायनिक समीकरण है। इसमें हमने देखा यहाँ पर Fe का 1 है और यहाँ Fe के 2 हैं, तो हमने यहाँ Fe के 2 कर दिए। अब इसके बाद हम O के 3 हैं, यहाँ पर O का यहाँ पर 1 है, यहाँ हमने O के 3 कर दिए। अब H के हो गए 3 और 2 नी 6, यहाँ 2 में गुणा हो गया, तो यहाँ H के 2 हैं, यहाँ भी 3 कर दिए, 3 दूनी 6, ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई। अगर समझ में ना आए तो वीडियो रिप्ले करके दोबारा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अभी हमने बताया था कि भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखा जाता है। भौतिक अवस्थाएं ये होती है, ठोस होगा तो यस लिखा होगा, द्रव होगा तो यल लिखा होगा, गैस होगा तो जी लिखा होगा, एक्वेटिक जलीय के लिए। जैसे यहाँ ये आयरन ठोस है तो यस लिखा है, H2O ये गैस है, जलवाष्प है तो जी लिखा हुआ है, ये ठोस है तो यस लिखा, ये जलवाष्प। अगर यही जलीय विलयन होता है किसी का तो यहाँ पर एक्वेटिक जलीय विलयन लिखा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के, ऐसा तीर होता है, अभी हम बता चुके, ये तीर एरो है, इसके ऊपर लिखा जाता है। आगे है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के जब किसी एक उत्पाद को बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ कार्बन का दहन और कोयले का दहन हो रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना रहे हैं। ये दो दो अभिकारक जो हैं एक उत्पाद बना रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। यहाँ बुझा हुआ चूना है और पानी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना है और पानी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बनाते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद तो बन ही रहा है प्लस उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकल रही है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये प्राकृतिक गैस है मीथेन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रही है, तो दोनों उत्पाद हो गए, लेकिन ऊष्मा निकाल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी हो गई है। दूसरी अभिक्रिया श्वसन। श्वसन में देखिए ग्लूकोज का दहन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और ऊष्मा निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये ऊष्माक्षेपी हो गई। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ए, बी और सी में टूट जाता है। ये दो प्रकार से होता है, मतलब ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा देने से जो वियोजन किया जाता है उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट को गर्म करने पर ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। बुझा हुआ चूना पत्थर जो है CaCO3, ये बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम कार्बोनेट देता है।
विद्युत वियोजन, बिजली के साथ विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वियोजन होता है। जैसे पानी है लिक्विड, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आयन इसके अलग अलग हो जाएंगे। ये हमने भी कर लिया। इसमें हमने कैथोड और एनोड लगा दिए। इधर कैथोड एनोड लगा, कैथोड लगा, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये परख नली है, परख नली में पानी है, और ये जो है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। हाइड्रोजन कैथोड पे आएगा, हाइड्रोजन कहाँ आएगा? कैथोड पे, और ऑक्सीजन एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस आवेश होता है और हाइड्रोजन पर धन आवेश होता है, ये प्लस माइनस वाला। चलिए अगला है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे AgCl को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो Ag अलग हो जाता है और Cl अलग, दोनों आयन अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयनों में नहीं टूट जाते हैं, यौगिक है, और ये Cl यानी सिल्वर और क्लोरीन दोनों में टूट जाता है। AgBr का भी यही हाल होता है। आगे हम देखते हैं, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, जो वाइट फोटोग्राफी ली जाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा खर्च होती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। आयरन जो है ज़्यादा क्रियाशील है Cu से, तो इसने Cu को विस्थापित कर दिया, यहाँ पर खुद जुड़ गया है, Cu अलग हो गया है। ये देखिए एक प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। इसमें लोहे की कीलें दो लटकी हुई हैं। ये लोहे की कीलें लोहे की कील जो है वो भूरे रंग की कापर की परत जम गई उस पर, और CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जो कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और यहाँ लोहे की कील जो लगा इसमें लटकाई गई है, तो ये लोहे की कील का मतलब क्या हो गया? Fe। क्या हो गया? Fe। आपको अभी रिएक्शन देख चुके हैं। Fe CuSO4 के विलयन से Cu को विस्थापित कर देती है, यहाँ पर Fe आ जाता है तो FeSO4 हो गया। FeSO4, तो ये इसका निर्माण हो गया, ये हरे रंग का होता है, इसीलिए विलयन हरा रंग का हो गया है। इसी प्रकार से Zn CuSO4 को 4 के विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, और Zn को जुड़ जाता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें दो विस्थापन साथ साथ होते हैं। सोडियम का विस्थापन हो गया, Cl के साथ जुड़ गया, अब बेरियम का विस्थापन हो गया इसके साथ, यानी ये सोडियम को हटा करके बेरियम यहाँ जुड़ गया, और बेरियम का विस्थापन हो गया वो यहाँ यानी की जगह पर जुड़ गया। इसमें दोनों एक दूसरे की जगह अदला बदली हो जाती है। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 का सफ़ेद अभिलेप अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए हम अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उपचयन और अपचयन। उपचयन वहाँ होता है जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, उपचयन हो गया। Cu में ऑक्सीजन जुड़ रही है, CuO हो गया, तो ये उपचयन हो गया। ये अभिक्रिया CuO, ये उपचयन की अभिक्रिया नहीं है, यहाँ लिखी हुई है लेकिन ये अपचयन की अभिक्रिया है, ये गलत लिख दी हुई है। यहाँ कॉपर के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये हट रहा है, तो ये क्या हो गया? उपचयन। ये क्या हो गया? अपचयन। और ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया? उपचयन। ये दोनों रिडॉक्स अभिक्रिया बोली जाती है। ये जहाँ पर दोनों अभिक्रिया, ये अपचयन है। ठीक है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो ये अपचयन कहलाता है। यहाँ देखिए दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ दी हुई हैं। यहाँ ऑक्सीजन हट रही है तो ये अपचयन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है हाइड्रोजन के साथ तो ये उपचयन हो गया। और ये दोनों क्रियाएं जब साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये दैनिक जीवन में इन अभिक्रियाओं का उपयोग, पहला है संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि से संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा लोहे की खिड़की दरवाजे वगैरह होते हैं, उन पर जंग लग जाती है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये संक्षारण के उदाहरण है, एग्जाम्पल। इन्हीं को संक्षारण कहते हैं। इनको बचाते कैसे हैं? यशद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके
से धातुओं को बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है विकृतिगंधता। जब भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, बसाई तेली पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं और उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृतिगंधता कहते हैं। जैसे हमारे जो खाने वाले पदार्थ हैं वो अलग स्वाद उनका बदल जाए और उनमें बदबू आने लगे, तो ये विकृतिगंधता। क्यों? क्योंकि ये होता क्या है कि ये सारी स्थितियाँ क्यों हैं? उपचयन की वजह से हैं। विकृतिगंधता को रोकने का उपाय, प्रतिआक्सीकारक जो आक्सीकरण की वजह से हैं, तो आक्सीकरण ना हो सके ऐसे प्रतिआक्सीकारक एंटीऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे। वायुरोधी बर्तनों में रख देंगे, हवा के संपर्क में नहीं आएगा तो नहीं होगा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। नाइट्रोजन जैसे हमारे जो खाने पीने वाली जो वस्तु आती हैं, चिप्स और ये चूरी वगैरह, तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तो इससे जो है विकृतिगंधता नहीं होती है। शीतलन द्वारा यानी फ्रीज में रख करके ठंडा करके इसको। ये रहा आपका चैप्टर फर्स्ट।